नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमारे पास में मानव रोग का अध्याय था, जो अपन लोगों ने अभी डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर के बारे में। जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में करता हूं, उसी की तरीके से इस वीडियो के अंत में भी हम लोग जूलॉजी को समाप्त करते हुए हम उस चैप्टर के बारे में विशेष रूप से कुछ बिंदु और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा इधर की तरफ। पहला क्वेश्चन मैं जैसे आपके पास में बता रहा हूं, वो मैं कह देता हूं कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें अंगुलियों के अंदर विकृतियां उत्पन्न होती है। तो सवाल नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं आपके पास में। काम करते तो डोमिनेंट मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे रोग का नाम बताइए जिसमें अंगुलियों में विकृति उत्पन्न होती है। क्या होती है? अंगुलियों में विकृति उत्पन्न होती है। कौन सा रोग था बच्चों? ये रोग था आपके पास में कुष्ठ रोग। उत्तर क्या आ जाएगा आपके पास में? कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसको अपन कहते हैं। कुष्ठ नहीं है, सॉरी, कुष्ठ है। कुष्ठ रोग के अंदर क्या होता है? ये चीज होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेप्रोसी। क्या कहते हैं? लेप्रोसी। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं आपके पास में, तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या बन सकता है? एड्स जो होता है वो कौन से विषाणु की वजह से होता है? तो अपन क्या लिख सकते हैं? एड्स के विषाणु का नाम लिखिए। क्या जाता है? एड्स के विषाणु का नाम लिखिए। उत्तर के अंतर्गत आपके पास में क्या आ जाएगा? इसमें एड्स के विषाणु का नाम क्या होता है? HIV। इसको अपन क्या कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV। ठीक है। फिर हमारे पास आता है सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था ना अपन लोगों ने। HIV वायरस रेट्रो वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके अंदर RNA होता है। वो क्या रहता है आपके पास में? मुख्य रूप से जीनोम का कार्य करता है। ठीक है ना। उसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, काला आजार का जैसे अपन बात कर रहे हैं, काला आजार रोग का रोगजनक लिखिए। क्या लिखिए? रोगजनक लिखिए। ठीक है। उत्तर क्या आ जाएगा इसके अंदर आपके पास में? यहाँ पे उत्तर आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे काला आजार का रोगजनक लिखिए, जिसमें आपके पास में कौन आ जाएगा? लिशमैनियासिस या लिशमैनिया। ठीक है। क्या आ जाएगा? लिशमैनिया। लिशमैनिया जो है वो इसका क्या है आपके पास में? यहाँ पे काला आजार रोग को उत्पन्न करने वाला रोगजनक है, जो कि एक प्रकार का आपके पास में क्या है? लिशमैनिया की बात कर रहा हूं मैं आपके पास में। ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में? लिशमैनिया। अंडरस्टैंड नाउ। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट आपके पास में आ जाएगा इसके अंदर, जिसमें अपन बात कर रहे हैं कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने की वजह से हो रहा है। ये बहुत छोटे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं अभी बेटा। ठीक है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने के कारण होता है? सब जानते हैं ये लोग, हम भी जानते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। क्या होगा इसके अंदर आपके पास में? उत्तर के स्वरूप में क्या हो जाएगा? मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या आ जाएगा? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने की वजह से ये चीज होती है। अंडरस्टैंड, याद रखिएगा इस चीज को। फिर बात करता हूं मैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या? गिनी वर्म जो रोग, गिनी वर्म जो है, जो अपन कहते हैं गिनी वर्म, एक तरह का क्या है आपके पास में? कृमि है। गिनी वर्म कृमि से होने वाला रोग का नाम लिखिए। क्या आ जाएगा? नाम लिखिए। गिनी वर्म से होने वाला। उत्तर क्या आ जाएगा इसके अंदर? इसका उत्तर होता है ड्रैकेनकुलस होता है, और साथ में अपन कहते हैं नारू रोग। क्या कहते हैं? नारू रोग। ड्रैकेनकुलस द्वारा होगा आपके पास में। ठीक है। क्या आ जाएगा? ड्रैकेनकुलस द्वारा रहेगा ये एक तो, और अपन नॉर्मल भाषा के अंदर इसको नारू रोग भी कहते हैं।
याद है ना, जिसके अंदर से जो कृमि होता है वो अंदर से बाहर निकलता है इसमें ना, तो ये भी चीज आएगी आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं आपके पास में। किसकी बात कर रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास में क्या आ जाएगा? कौन सा ऐसा रोग है जिसका प्रारंभिक अवस्था में पता लगने पर इलाज संभव हो सकता है? क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास में, कौन सा ऐसा रोग है जिसका प्रारंभिक अवस्था में पता लगने से इलाज या उपचार संभव होता है? इसका उत्तर आपके पास में आ जाएगा। इसका उत्तर है, वो है आपके पास में कौन सा ऐसा रोग है बेटा? कैंसर। कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में पता लगने पर क्या है, उसका इलाज संभव होता है, जिसके अंदर बात करते हैं बिनाइग्न ट्यूमर की। आपको बताया भी था, ठीक है ना, तो याद रखना इस चीज को। अब मैं यहाँ पे अगला सवाल लिख रहा हूँ आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 के तौर पे, कि कोई 3 आनुवांशिक रोगों के, किसके? आनुवांशिक रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, ये आपके पास में है। तो उत्तर के स्वरूप में आप क्या लिख देंगे? आनुवांशिक रोग बहुत पढ़े हैं आप लोगों ने। एक अपन लिख देंगे क्या? सिकल सेल एनीमिया, दांत प्रकोशिका रक्ता लपता। ठीक है, फिर हिमोफीलिया, वर्णांधता, कई पढ़े हम लोगों ने। क्या जाएगा? एक तो सिकल सेल एनीमिया, क्या आ जाएगा? सिकल सेल एनीमिया। फिर क्या आ जाएगा? सिकल सेल एनीमिया। फिर आ जाएगा हमारे पास में हीमोफीलिया। क्या आ जाएगा? हीमोफीलिया। फिर क्या आ जाएगा आपके पास में? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। क्या आ जाएगा? वर्णांधता। तो ये आपके पास में कितने आ गए? 7 सवाल मैंने छोटे आपको बता दिए इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए और भी कुछ सवाल की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे घबराने की कोई भी आवश्यकता है नहीं अपने को। क्वेश्चन नंबर 8 पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो है टाइफाइड। तो अपन कहते हैं ना, पढ़ा है अपन लोगों ने, कौन सी बीमारी? टाइफाइड रोग के रोगजनक का नाम लिखिए तथा इसका निदान किस प्रकार होता है? निदान किस प्रकार होता है? आधे से ज्यादा बच्चे तो निदान का मतलब ही नहीं समझते हैं। निदान मतलब होता है जांच। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं निदान का मतलब इलाज नहीं है। निदान का मतलब क्या है? जांच, यानी डायग्नोसिस कैसे होता है। कैसे? क्या कह रहा हूं मैं? डायग्नोसिस कैसे होता है, मतलब इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि बीमारी टाइफाइड है ही है। ऐसी कौन सी जांच होती है? सबसे पहले टाइफाइड जो है वो जीवाणु जनित रोग है। तो जिस जीवाणु की वजह से होता है उसका आ जाएगा आपके पास में साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। किसकी वजह से होगा? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। ये तो हो गया किसका नाम? रोगजनक का नाम आ गया। किसका नाम आ गया आपके पास में? रोगजनक। और फिर आएगा आपके पास में इसका निदान जो होता है वो होता है विडाल परीक्षण। क्या होता है? विडाल परीक्षण जो है वो इसका निदान है। मतलब विडाल परीक्षण के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है और कौन सी नहीं है। अंडरस्टैंड? याद रखिएगा इस चीज को। ये हमारे पास में इसके बारे में बातचीत थी जो मैंने आपको बता दी है पूर्ण रूप से अच्छे से। अब अपन और बात करते हैं इसके अंदर जो हमारे पास में क्वेश्चन के तौर पे काउंट होता है कि अपन लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपन कहते हैं रोगजनक। जैसे अपन बात कर रहे हैं पैथोजन, तो रोगजनक होता है आपके पास में जो रोग को पैदा करता है। इसी तरीके से एक शब्द आता है एलर्जन किसे कहते हैं? एलर्जन किसे कहते हैं? एलर्जी द्वारा, या एलर्जी, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसका सवाल, एलर्जन रोग द्वारा
मानव शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी का नाम लिखते हुए कोई 3 एलर्जन लिखिए तथा सुनना आगे, एलर्जन, कोई 3 एलर्जन लिखिए तथा, यहाँ पे ठीक है, कोई 3 एलर्जन लिखिए तथा एलर्जी का उपचार बताइए। तो एलर्जी के ऊपर क्वेश्चन बनता है बेटा। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, एलर्जी किस प्रकार की बीमारी है, संक्रामक है कि असंक्रामक है। तो एलर्जी सबसे पहली बात है एक प्रकार का कैसा रोग है, असंक्रामक रोग है। कैसा रोग है, असंक्रामक रोग है। अंडरस्टैंड, पहली बात तो ये, एलर्जन वो पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, बाह्य पदार्थ या कण जो एलर्जी पैदा करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। सॉरी, एलर्जन का आ गया। अब अपने पास में क्या हो गया, मानव शरीर में एलर्जन द्वारा जो एंटीबॉडी उत्पन्न होता है वो होता है आईजीई एंटीबॉडी। यदि रक्त के अंदर आईजीई एंटीबॉडी पाया जा रहा है तो इसका मतलब वह मनुष्य एलर्जी रोग से पीड़ित है। उसके अलावा कोई 3 एलर्जन के नाम लिखने हैं तो अपन लिख देते हैं। मान लीजिए कोई पराग कण हो गया, कोई धूल का कण हो गया, ठीक है, कोई दुर्गंध हो गई, ठीक है, क्या हो गई, दुर्गंध। तो इनसे भी क्या होती है आपके पास में एलर्जी डेवलप होती है। अंडरस्टैंड। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे क्या लिखा है, उपचार बताइए। तो एलर्जन जब मानव शरीर में प्रवेश करते हैं तो मानव शरीर के संयोजी ऊतक में उपस्थित मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन नाम का पदार्थ स्रावित होता है। ठीक है, इसका मतलब हिस्टामिन जो है वो एलर्जी को कॉज करता है उसके अंदर, मानव शरीर के अंदर। तो हम उपचार के रूप में एंटी हिस्टामिन औषधि देंगे। कौन सी देंगे, एंटी हिस्टामिन। तो उपचार क्या आ जाएगा आपके पास में, एंटी हिस्टामिन। क्या आ जाएगा, एंटी हिस्टामिन नाम की क्या करेंगे अपन लोग, ड्रग देंगे, यानी औषधि देंगे, जिसके थ्रू आपको क्या होगा पता लगेगा। अंडरस्टैंड, याद रखना मेरी इस बात को, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एंटी हिस्टामिन कौन सी आ जाएगी, एंटी हिस्टामिन। अब अपने पास में आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अपने पास में क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं बता रहा हूं आपको, डिफ्थीरिया रोग कौन से जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा हुआ है। डिफ्थीरिया रोग कौन से जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। डिफ्थीरिया रोग जिस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है उसका नाम लिखना है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थेरी। कहा जाएगा कॉर्नी, ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थेरी। ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थेरी नाम के जीवाणु द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करता हूं। संक्रामक बीमारियां जो होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बीमारी है वो है आपके पास में एड्स। कौन सी है, एड्स। तो हम लोग एड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। HIV की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके जीवन काल को समझाइए तथा सुनना अच्छे से, तथा HIV की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके जीवन काल को समझाइए तथा इनसे इसके निदान का नाम लिखते हुए बचाव भी
बताइए। ये आपके पास में सवाल रहेगा। इस सवाल के अंतर्गत क्या चीज रहेगी? एचआईवी की संरचना। टोटली आपको एचआईवी के बारे में तो बताना ही होगा स्टूडेंट, इसमें कोई घबराने की कोई बात है ही नहीं। तो एचआईवी के बारे में तो आपको बातचीत करनी ही पड़ेगी इसके अंदर, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एचआईवी, तो एचआईवी की वजह से रोग कौन सा होता है वो पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले एड्स रोग होगा। कौन सा? एड्स के बारे में बात कर रहा है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए ये रिवीजन के तौर पे क्लास चल रही है ये, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ये सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, मेरे वीडियोस देख लीजिएगा। एड्स रोग जिस वायरस की वजह से होता है उसका नाम है एचआईवी वायरस। का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। क्या आएगा? ह्यूमन इम्यूनो वायरस आएगा। हिंदी में सब बता रखा है मेरे वीडियो के अंदर, अगर आपको पूरा देखना होगा तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। एचआईवी वाले वीडियो में एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया 40 मिनट का इसके ऊपर, ठीक है। अब अपन लोग बात कर रहे हैं कि इसके अंदर सबसे पहले ये वायरस जो होता है वो रेट्रो वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। किससे? रेट्रो वायरस कैटेगरी में रखा गया है, जिसके अंदर आरएनए जो होता है वो क्या होता है? जीनोम होता है। क्या होता है? आरएनए जीनोम होता है। मतलब आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? आरएनए होता है। और एचआईवी के अंदर हमेशा 2 एक सूत्रीय आरएनए पाए जाते हैं। कितने? 2 एक सूत्रीय आरएनए पाए जाते हैं। कितने? 2 एक सूत्रीय आरएनए। संरचना के तौर पर अगर मैं बात करता हूं तो इसकी संरचना में बाहर की तरफ क्या होता है? 2 फॉस्फोलिपिड की क्या होती है आपके पास में? लेयर होती है। क्या होती है? 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, जिसको अपन पीएल कह रहे हैं। फॉस्फोलिपिड की लेयर है आपके पास में, ठीक है। और इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। कुछ कुछ जगह बना के बता देता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा मैं इसमें नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं अगर पूरा बनाने लगा तो मेरा 40 मिनट का लेक्चर पूरा का पूरा इसी में चला जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपके पास में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन बना के बता रहा हूँ। ये जो मैंने बनाया है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में सबसे बाहर की तरफ जो ये गोला बनाया है ये होता है GP120, और जो डंडा है वो GP41। ये आ जाएगा GP120, ये आ जाएगा GP41, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन का आ गया। और ये दोनों इस तरह वो क्या है? फॉस्फोलिपिड के हैं। किसके हैं? फॉस्फोलिपिड के स्तर है ये, ठीक है। किसके स्तर आ गए? फॉस्फोलिपिड के स्तर आ जाएंगे। उसके अलावा अब अंदर की तरफ क्या होता है? 2 एक सूत्रीय क्या मिलते हैं? आरएनए पाए जाते हैं। ये एक आ गया और ये एक और आ गया। अब इन आरएनए के ऊपर क्या होता है? एक सूत्रीय आरएनए तो मिल गए, अब इसके ऊपर मिलेगा एक एक क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। जरूर देखिएगा मेरा वीडियो, आपको पूरा आइडिया लगेगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको पूरा आइडिया लग जाएगा अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे तो, ठीक है। कौन सा? जो मैंने एचआईवी के ऊपर बनाया हुआ और जो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा है, देखिएगा। अब इसके सराउंडिंग में भी क्या होता है? प्रोटीन की कवरिंग होती है, ठीक है। एक कवरिंग जो मैंने अभी ड्रॉ की है ब्लू कलर से, डार्क ब्लू कलर से ड्रॉ की है एक कवरिंग, इसको अपन लोग का नाम देते हैं P24, प्रोटीन की कवरिंग है, ठीक है। क्या बोलते हैं? P24। तो दिस इज कॉल्ड P24। ये यहाँ पे अपने पास में आ रहा है, इसको मैं बोलूँगा P24। और ये आपके पास में आ जाएगा P17 का प्रोटीन। मतलब ये जो सराउंडिंग एरिया रह रहा है ना, ये इसमें भी P17 का कवरिंग रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास में वो किसकी है? एचआईवी की संरचना है, जो मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन में पूछा भी गया है एचआईवी की संरचना के बारे में। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट इसका निदान क्या होता है? निदान मतलब डायग्नोसिस टेस्ट का नाम क्या होता है? इसका डायग्नोसिस टेस्ट होता है एलिजा। क्या होता है? एलिजा। एलिजा टेस्ट का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। आई रिपीट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब इसका जीवन काल कैसा होता है? एचआईवी का जीवन काल। जीवन काल के अंतर्गत आपके पास में क्या चीज आएगी? जीवन काल के अंतर्गत सबसे पहले ये जो आरएनए जीनोम वाला एचआईवी वायरस है ये हमारी बॉडी के अंदर आएगा। बॉडी के अंदर आने के बाद में ये मैक्रोफेज सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर। कौन सी? मैक्रोफेज कोशिकाएं। मैक्रोफेज सेल्स के अंदर क्या करेगा आपके पास में? अपने जीनोम आरएनए को, किसको? आरएनए को कन्वर्ट कर लेगा। किसके अंदर? आपके पास में डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। और किसकी मदद से कन्वर्ट करेगा ये आपके पास में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम।
नाउ दिस इज कॉल्ड वायरल डीएनए। ये कैसा डीएनए है? वायरल डीएनए है। वायरल डीएनए मतलब हो गया आपके पास में, ये जो वायरल डीएनए आपके पास में आ रहा है, ये अब क्या करेगा, बॉडी की टी लिम्फोसाइट सेल के पास में जाएगा और टी लिम्फोसाइट को भी क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा अपने डीएनए से, मतलब अपना डीएनए जैसा उसका डीएनए बना देगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट जो होती है यानी टी लसिकाणु की जो कोशिका होती है उसका क्या होता है आपका इसमें संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाएगी। कमी होते ही क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम जो है यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसलिए एड्स के अंदर छोटी छोटी बीमारियां भी बड़ा रूप ले लेती है और एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं है, एड्स खुद बीमारियों का घर है जिसमें इंसान एड्स की वजह से नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों की वजह से खत्म हो जाता है। अंडरस्टैंड ना, ये बात याद रखिएगा। अब इसमें पूछा गया है एक सवाल के अंदर कि इसका बचाव क्या है, बचाव ही उपचार है, ये बात याद रखिएगा। इसको कैसे बचाया जाए, जब भी इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता हो तो सदैव डिस्पोजेबल सुई या सिरिंज का प्रयोग करें। तो अपन इसमें वर्बली बोल देता हूँ, लिखना क्या है, लिखा हुआ पहले भी में है। इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता हो क्या करें, वर्बली सुई और क्या करें आपके पास में डिस्पोजेबल सिरिंज वगैरह इनका उपयोग करें। जब भी कभी ब्लड बैंक से ब्लड लेने जाएं तो HIV फ्री ब्लड ही ब्लड बैंक से प्राप्त करें। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करें, मतलब ड्रग्स ना लें, जो इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग ली जाती है वो नहीं लें, वो HIV एड्स की तरफ लेके जाती है। असुरक्षित यौन संबंध ना बनाएं और एक से अधिक यौन संबंधी ना रखें। ठीक है, बहुत सारे यौन संबंधी रखने और उनसे यौन संबंध बनाने से भी HIV एड्स होता है। यदि कोई गर्भवती महिला है जिसको एड्स है तो उसको सलाह दी जाती है कि वो गर्भ धारण ना करे, क्योंकि अपरा के माध्यम से जो आने वाला बच्चा है उसको भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होने वाली सारी चीज़ों से आपको बचना है, इसमें ये सबसे विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ठीक है, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होने वाली समस्त चीज़ों से आपको बचना होगा इसके अंदर। अंडरस्टैंड ना, ये बात आपको दिमाग में रखना है। और क्या आप दिमाग में रख सकते हैं इसके अंदर कि जब कभी शेविंग करवाने जा रहे हैं या फिर बियर्ड कराने जा रहे हैं, बाल कटाने जा रहे हैं, तो उसमें जो ब्लेड वगैरह इस्तेमाल होती है वो यूज़ एंड थ्रो हो। ठीक है ना, एक के द्वारा इस्तेमाल की गई जो ब्लेड वगैरह है वो दूसरे के ना लगे, क्योंकि हो सकता है कि कट लगा, उसके ऊपर ब्लड रह गया और वो हमारे अंदर भी कट लग जाए और वो ब्लड उसके अंदर आ जाए तो रिस्की मामला हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं, HIV के बचाव होते हैं जो मैंने आपको बताया है। हमेशा कंडोम का यूज़ लें, जिससे क्या है कि पूरा अच्छे से, मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी मतलब कि रोग ना फैले। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये सबसे इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब मैं एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपके पास में। क्वेश्चन नंबर शायद 12 होगा मेरे पास में, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निमोनिया के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। निमोनिया रोग को समझाइए। अब निमोनिया रोग को समझना, क्योंकि निमोनिया काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका सबसे पहले कारक आपको लिखना पड़ेगा। कारक इसका आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, टटो नहीं होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिप्लोकोकस निमोनी। जो इसका वाहक आ जाएगा आपके पास में वो हो जाएगा कौन, बाय स्नीजिंग एंड कफिंग, मतलब कि छींकने और खांसने से जो सूक्ष्म बूंदें निकलती हैं उनके द्वारा फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, छींकने व खांसने से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदें क्या आ जाएगी, सूक्ष्म बूंदें। अंडरस्टैंड। वाहक के बाद में आते हैं लक्षण। मैं जनरली बता देता हूं आप लोगों को, लिखने की क्या आवश्यकता बार बार, क्योंकि हम लोगों ने पहले लिख चुका हूं। तो श्वसन तंत्र से संबंधित लक्षण उत्पन्न होंगे। जहां पे वायु कुप्पिकाएं होती है जिसमें सामान्य रूप से वायु भरी जाती है, वहां पे द्रव बढ़ने लग जाएगा, म्यूकस का जमाव होने लग जाएगा, जिसकी वजह से श्वसन सतह के अंदर कमी आएगी और सांस लेने में भी क्या होगी, तकलीफ होगी। ठीक है, अतिरिक्त रूप से अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो इसके अंदर आपके पास में श्वसन तंत्र प्रभावित हो रहा है, और उसके साथ ही साथ में कई बार क्या होता है, साइनोसिस हो जाता है, यानी कि जो होठ है, निचला होठ और नाखून होते हैं ब्लू पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब बहुत घातक हो रहा है निमोनिया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको निमोनिया के अंदर ध्यान रखना होगा। मैं बहुत शॉर्ट लेवल पे बता रहा हूँ, आपको डिटेल देखना हो तो मेरे जरूर वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे बड़ी प्रोटोजोअल डिजीज़ के बारे में। ठीक है, और वो प्रोटोजोअल डिजीज़ है जिसका नाम आपका इसमें क्या है, मलेरिया।
तो मलेरिया के लिए जब भी सवाल आता है तो प्लाज्मोडियम ही पूछते हैं। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की व्याख्या कीजिए। क्या आता है? प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की व्याख्या कीजिए तब मलेरिया रोग को समझाइए। क्या आ जाएगा? मलेरिया रोग को समझाइए। क्या आ जाएगा? मलेरिया रोग को समझाइए। तो ये आपके पास में होता है इसके अंतर्गत। अब मलेरिया के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मलेरिया का जो कारक है, मलेरिया का जो कारक है वो कौन है आपका? इसमें प्लाज्मोडियम है। कौन है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां होती है जो मलेरिया रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें पहली होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर दूसरी होती है प्लाज्मोडियम मैलेरी, फिर तीसरी होती है प्लाज्मोडियम ओवेल और चौथी होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। जिसमें जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है इससे सबसे सामान्य मलेरिया होता है। कौन सा मलेरिया होता है? सामान्य। और फैल्सीफेरम जो होता है वो आपके पास में से क्या होता है? आपके पास में घातक मलेरिया होता है। क्या होता है? घातक मलेरिया होता है। तो वाइवेक्स से सामान्य मलेरिया और फैल्सीफेरम से क्या होता है? आपके पास में उससे घातक मलेरिया होता है। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। अंडरस्टैंड? ये प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की व्याख्या समझा रहा हूँ बेटा आपको। तो सबसे पहले मैंने प्लाज्मोडियम बताया है। अब आपको प्लाज्मोडियम के बारे में एक बात और याद रखनी पड़ेगी। इसकी जो वाइवेक्स का जीवन चक्र अपन पढ़ेंगे ना, संक्रमित अवस्था जो होती है प्लाज्मोडियम की उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पोरोजोइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको स्पोरोजोइट पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है? स्पोरोजोइट कहलाती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? अब स्पोरोजोइट तो हो ही गया अपने पास में, यहाँ पे स्पोरोजोइट कहला रही है। ये संक्रमित अवस्था है प्लाज्मोडियम की। अंडरस्टैंड ना? नाउ लुक इट हियर। अब क्या अपन लोग पढ़ना चाह रहे हैं इसके अंदर? हम जीवन चक्र पढ़ना चाह रहे हैं इसके अंदर। जीवन चक्र के लिए जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम के दो परपोसियों में ये खत्म होता है। एक परपोसियो होता है जिसका नाम होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, और दूसरा परपोसियो होता है आपके पास में, वो क्या आ जाएगा आपके पास में? एक तो मादा एनाफिलीज मच्छर आ गया और दूसरा परपोसियो आ जाएगा मानव स्वयं। तो जो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है आपके पास में, इसमें होता है लैंगिक जनन। कौन सा होता है बेटा? लैंगिक जनन। और मानव के अंदर क्या होता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। ये प्लाज्मोडियम के लिए जो रिक्वायर्ड जो होस्ट है, यानी कि जो आवश्यक जो क्या कहते हैं परपोषी है, उसकी बात की है मैंने यहाँ पे आपके पास में। चलिए देखिए कैसे रहता है मामला, क्या रहता है इसके अंतर्गत। यहाँ पे आपके पास में जो आएगा वो रहता है, यहाँ पे मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है, ये आपको पता है। मादा एनाफिलीज मच्छर। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन जाएगा? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट कहाँ प्रवेश कर जाएगा? अच्छा मैं बहुत ब्रीफली बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं पूरा लिखूंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। सबसे पहले संक्रमित मादा एनाफिलीज की लार्व में उपस्थित होते ही इसकी संक्रमित अवस्था, जिसको कहते हैं अपन लोग स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था स्पोरोजोइट। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी मानव का रक्त चूसती है तो उस समय पे ये जो स्पोरोजोइट होते हैं वो कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? मानव के रक्त के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही ये मानव के रक्त के अंदर प्रवेश कर जाते हैं वैसे ही क्या होता है, ये सबसे पहले रक्त के माध्यम से होते हुए यकृत में पहुंचते हैं। यकृत में इनका मुख्य खाना जो होता है वो कौन होता है? ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन की मदद से क्या करते हैं ये? वहाँ पे ग्लाइकोजन को खाते हैं और अलैंगिक जनन करते हैं। और अलैंगिक जनन करने के बाद में अपनी संख्या को, यानी स्पोरोजोइट्स अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। और अलैंगिक जनन में भी कौन सा होता है? बहुखंडन विधि द्वारा होता है, मल्टीपल फिजन। अब ये यकृत कोशिका को ब्लास्ट कर देते हैं और स्वयं निकल करके अब इनका जो अटैक होता है वो किसके ऊपर होता है? आरबीसी पे, लाल रक्त कणिकाओं पर। लाल रक्त कणिकाओं में ये हीमोग्लोबिन को खाते हैं। किसको खाएंगे? हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन जो होगा वो क्या करेगा, मतलब हीमोग्लोबिन को ये खा जाएंगे। हीमोग्लोबिन को जैसे ही ये खा जाएंगे तो वैसे ही क्या चीज़ होगी, वहाँ पे आपके पास में हीमोजोइन बनेगा। हीमोजोइन, हीमोग्लोबिन के क्रिस्टल्स होते हैं, हीमोजोइन फॉर्म हो जाएगा। ये हीमोजोइन जो होता है आपके पास में, ये क्या करता है, ये हीमोजोइन जो है
वो अंदर आरबीसी के अंदर पड़ा रहता है। अब ये स्पोरोजोइट आरबीसी के अंदर अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं अलैंगिक जनन करके, फिर आरबीसी को भी ब्लास्ट करते हैं। जैसे ही आरबीसी ब्लास्ट होती है तो वहाँ पे इमोजोइन बाहर निकलता है, और इमोजोइन बाहर निकलता है तब मलेरिया के सिम्टम्स यानी कि लक्षण प्रकट होते हैं, और वो है आपके पास में सर्दी लगना, कपकपी लगना, बुखार का आना। इमोजोइन के रिलीज होने की वजह से होता है ये। अब यहाँ पे प्लाज्मोडियम यानी स्पोरोजोइट जो पड़ा है मानव शरीर में, अब इसका यहाँ पे हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है, अर्थात ये स्वयं युग्मक के अंदर कन्वर्ट होते हैं, नर और मादा दो युग्मक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही नर और मादा दो युग्मक के अंदर कन्वर्ट होते हैं, वैसे ही क्या होता है यहाँ पे आपके पास में कि अगर कोई असंक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर वापस मानव को काटती है तो वह युग्मक वापस असंक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही युग्मक मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर जाते हैं, वह उसकी आहार नाल के थ्रू होते हुए उसकी आंतरिक भित्ति में पहुंचते हैं। आंतरिक भित्ति में आंतरिक पीएच के साथ में मिक्स होकर वहां पे लैंगिक जनन करते हैं, और दोनों युग्मक मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। और युग्मनज के निर्माण से फिर क्या होता है, विदलन होता है, मतलब उनका वापस वो वयस्क में कन्वर्ट होने लगते हैं। धीरे धीरे करके जब वो वयस्क में कन्वर्ट होता है तो उनकी क्या आती है आपके पास में वापस संक्रमित अवस्था आती है, इसको कहते हैं हम स्पोरोजोइट। जब स्पोरोजोइट आ जाती है उनकी संक्रमित अवस्था, तो वह मच्छर जो ये आंत के अंदर था प्लाज्मोडियम मच्छर की, वो वहाँ से स्पोरोजोइट जो होता है वो आंत की आहार नाल से होता हुआ उस मच्छर की लार ग्रंथि या लार के अंदर संग्रहित हो जाता है। और अब ये मच्छर क्या कहलाती है, संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर कहलाती है, मतलब ये वाहक है। अब ये संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर यदि पुनः किसी नर को पुनः किसी मतलब कि मानव को कट करती है तो उसके अंदर वापस क्या हो जाता है, क्या डेवलप हो जाता है, वापस उसके अंदर वापस डेवलप हो जाता है मलेरिया, यानी ये साइकिल वापस चलने लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। औषधि मलेरिया के लिए क्विनीन, क्लोरोक्विनीन, फैलक्विनीन नाम की दवाइयाँ आती है जो उपयोग ले सकते हैं। और जो उपचार है मतलब कि जो बचाव है, मच्छरों से बचाव करना है, जालीदार दरवाजे लगाइए, खिड़कियां वगैरह सब साफ रखिए, आसपास का एरिया साफ रखिए, डिसइंफेक्टियस रखिए, ओडोमॉस वगैरह क्रीम लगाइए, मच्छरदानी लगाइए, मच्छर की नेट लगाइए, मच्छर से बचना आपको जरूरी है। राइट, चलिए यहाँ पे मैंने आपको पूरा फटाफट से प्लाज्मोडियम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब मैं आपके पास में नेक्स्ट डिजीज पे आता हूँ जो कि मेरे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है किसके बारे में, कैंसर के बारे में है। कैंसर के बारे में भी सवाल काफी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूं मैं आपके पास में। कैंसर किसे कहते हैं, पहला ही आ जाएगा, कैंसर किसे कहते हैं। ट्यूमर के प्रकारों में अंतर लिखिए तथा इसका निदान व उपचार बताइए। इसका निदान व उपचार बताइए। यह सवाल काफी बार पूछा गया, हमने पूरा डिस्कस किया कैंसर के ऊपर, एक पूरा वीडियो बनाया हम लोगों ने। क्या होगा कैंसर के अंतर्गत, कैंसर के अंतर्गत क्या होगा, जब बाहर से कोई कार्सिनोजन यानी कैंसर जन जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो जिस कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं उस कोशिका के अंदर अनियंत्रित कोशिका विभाजन होते हैं। क्या होते हैं, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होते हैं। उन अनियंत्रित कोशिका विभाजन के फलस्वरूप वहां पे क्या बनता है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनता है। और उसी अविभेदित कोशिकाओं के समूह को मैं क्या नाम देता हूं, ट्यूमर का नाम देता हूं। देखिए मैं वर्बली बोल के बता रहा हूं आप लोगों को, अगर पूरा डिटेल में लिखा हुआ भी अगर आपको जानना हो तो आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, कैंसर का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसी चैप्टर के। अब जो ट्यूमर होता है, ये ट्यूमर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेनाइग्न ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइग्न ट्यूमर कभी भी फैलता नहीं है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता जरूर है। ठीक है, बेनाइग्न ट्यूमर जो होता है, जैसे ट्यूमर का फैलना जो होता है वो मेटास्टेटिस कहलाता है। ट्यूमर का फैलना मेटास्टेटिस कहलाता है। तो ट्यूमर जो होता है यदि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल रहा है मतलब मेटास्टेटिस हो रहा है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर मेटास्टेटिस होता है, बिनाइन ट्यूमर के अंदर मेटास्टेटिस नहीं होता है। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो आपके पास में जो है उसके अंदर एक समय तक ही कोशिका विभाजन होता है और एक छोटी गांठ ही बनती है, कोई बड़ी गांठ नहीं बनती है, मतलब एक समय बाद में उसमें कोशिका विभाजन रुक जाता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर ऐसा नहीं होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर कोशिका विभाजन भी चलता है और ट्यूमर स्प्रेड भी होता है, मतलब फैलता भी है। बिनाइन ट्यूमर अगर जल्दी हमको पता लग जाए, कैंसर का पहले से पता लग जाए, तो हम लोग बिनाइन ट्यूमर का इलाज और संभव है और बहुत ही आसानी से संभव है। जबकि मैलिग्नेंट का इलाज तो है लेकिन मैलिग्नेंट थोड़ा घातक ट्यूमर होता है,
अंडरस्टैंड। ये ट्यूमर के प्रकार के बारे में मैंने जानकारी दी आपको। अब अगर मैं बात करता हूं आपके पास में ट्यूमर के निदान की, यानी कैंसर के निदान की, कैंसर की जांच कैसे की जाए, तो कैंसर की जांच में 5 जांचें मेन आती है। आपको बताया भी था मैंने पहले भी, अभी भी वापस बता रहा हूं आपको। पहली जांच का नाम होता है आपके पास में इसमें ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के माध्यम से ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें रुधिर कोशिकाओं की संख्या बड़ी हुई मिलती है। दूसरा होता है बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर होता है आपके पास में क्या, जहां पे डॉक्टर को संदेह है कि इस जगह पे कैंसर की गांठ हो सकती है, उस जगह का कुछ हिस्सा या कुछ टुकड़ा लेकर के या कुछ उत्तक या कुछ भी चीज लेकर के उसकी परीक्षण की जाती है लेबोरेटरी के अंदर, जिससे पता लगे कि क्या ये कैंसर के सेल के लक्षण है इसमें या नहीं है। ठीक है, तो ये बायोप्सी होती है जो सबसे ज्यादा चलती है। तीसरा एक्सरे, चौथा सीटी स्कैन और पांचवा एमआरआई। एक्सरे और सीटी स्कैन दोनों एक ही सिद्धांत पे कार्य करते हैं, एक्सरे विकिरणों के सिद्धांत पे। फर्क सिर्फ इतना है, सीटी स्कैन के अंदर 3D इमेज बनती है और एक्सरे के अंदर 3D इमेज नहीं बनती है। किसी भी गांठ का पता लगाने के लिए एक्सरे सीटी जैसी जांचें की जा सकती है, लेकिन और क्लियरली पता लगाने के लिए एमआरआई की जाती है। और एमआरआई के अंदर, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सीटी का होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर क्या होता है आपके पास में, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय विकिरणों को ट्रांसफर किया जाता है बॉडी के अंदर, और जिस किसी भी जगह पे संदेह है कि यहाँ पे ट्यूमर हो सकता है, उस एंगल की या उस जगह की ये एमआरआई हर एंगल से फोटो बना देता है, जिससे हमको पता लग जाए कि उसके अंदर ट्यूमर है या नहीं है। अंडरस्टैंड। तो ये था निदान के बारे में। अब बात करता हूं मैं आपके पास में इसके उपचार के बारे में। तो इसका उपचार क्या है, इसका उपचार जो आपके पास में है बड़ा ही सुखद उपचार है, कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं इसके अंतर्गत। जो इसका उपचार है हमारे पास में, किसका उपचार बता रहा हूं मैं आपको, इसका उपचार जो है आपके पास में वो है सबसे पहले शल्य चिकित्सा। ट्यूमर को आप शल्य चिकित्सा के माध्यम से, यानी गांठ को आप शल्य चिकित्सा के माध्यम से हटवा सकते हैं। पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा इसके अंदर जो चलती है वो रेडियोथेरेपी चलती है और कीमोथेरेपी चलती है। रेडियोथेरेपी में आयनीकारी विकिरणों द्वारा ट्यूमर को यानी गांठ को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और बहुत ही घातक विकिरणें होती है ये, जो शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और कीमोथेरेपी जो सबसे कॉमनली चलने वाला इलाज है आजकल कैंसर का, वो कीमोथेरेपी ही है। कीमोथेरेपी के माध्यम से क्या होता है, कुछ ड्रग्स दी जाती है जो कैंसर की गांठ को तोड़ने का कार्य करती है। लेकिन कीमोथेरेपी के अपने आप में कुछ साइड इफेक्ट या नुकसान है, जैसे बाल का झड़ना, शरीर का पतला होना, प्रोटीन की कमी होना, ऐसे कई सारे साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं, क्योंकि रसायन बहुत भारी होते हैं, मतलब बहुत हार्मफुल होते हैं। उसके अलावा आपके पास में कोई भी इसके अंदर मुख्य रूप से ट्रीटमेंट नहीं है। ये ही सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट जो थे वो मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं का ही आपको ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स। ये समझ जानकारी मैंने आपको दी है, वो किसके बारे में दी है, ये समझ जानकारी दी है मैंने आप लोगों को कैंसर के बारे में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसके ऊपर मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, अमीबाइसिस। प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली बीमारी है। प्रोटोजोआ जिसका नाम होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटी का, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसकी जो मुख्य वाहक होती है वो घरेलू मक्खी ही होती है। इसके जो अंडे होते हैं वो मानव की आंत्र के अंदर बनते हैं, और मतलब जब ये प्रवेश करता है मानव के अंदर, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसके द्वारा बाहर आते हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जाता है उसके ऊपर इस बीमारी का होना डिपेंड करता है। अगर वो अपशिष्ट पदार्थ पानी में जा रहा है और उस पानी को कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी वजह से बीमारी हो सकती है। अगर वो अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी में जा रहा है तो मिट्टी को भी खराब कर सकता है। अगर वो अपशिष्ट पदार्थ कहीं और जगह जा रहा है तो उसको भी खराब कर सकता है। डिपेंड करता है कि अपशिष्ट पदार्थ कैसा है। अब कैसा इन द सेंस कि उसके अंदर अंडे है या नहीं है। ठीक है, अब कहीं पे अपशिष्ट पदार्थ निकाल दिया और वो वहां पे पड़ा है और उसके ऊपर कोई मक्खी आकर के बैठ गई, उस अपशिष्ट पदार्थ पे, मल के ऊपर मक्खी आके बैठ गई, और वही मक्खी अगर आपके भोजन के ऊपर आके बैठ जाए और फिर आप उस भोजन को खा लो, तो ये प्रवेश हो जाता है अमीबा का, अमीबाइसिस का हमारे देह में यानी शरीर में। अतिरिक्त बात बताऊं, लक्षण के तौर पे इसके अंदर फीवर यदि नहीं आ रहा है तो दस्तें, उल्टी लगना, पेट में तकलीफ होना, मरोड़े आना, सर दर्द होना, बेचैनी रहना, ये कॉमन लक्षण है। इसका उपचार या बचाव है जो अपने पास में मेट्रोनिडाजोल नाम की औषधि होती है, उसको लेने से इसका बचाव संभव है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बहुत ही यहाँ पे मेरे लिए खुशी की बात है कि यहाँ पे हमारे पास में 2020-21 के अनुसार कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी का सिलेबस यहाँ पे हमारे पास में खत्म हो गया है पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, जिसके अंतर्गत 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, उसके बाद में हमारे पास में
थे 39 और 40वें अध्याय। ये समस्त अध्याय यहाँ पे हमारे पास जूलॉजी के अंतर्गत थे, जिनके ऊपर 40वां अध्याय मेरा लास्ट अध्याय था जूलॉजी के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। जूलॉजी का सिलेबस यहाँ पे हिंदी माध्यम के अंदर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। ऑलराइट, तो आप लोग भी बराबर बने रहिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बोर्ड के अकॉर्डिंग जो पढ़ाया है बहुत सही पढ़ाया है, मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बट आपको यहाँ पे कंटिन्यू रखना है, मतलब पढ़ाई आपकी जारी रहनी चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड, ध्यान रखिएगा इस बात को। इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। मतलब जो जो अध्याय, जो जो डायग्राम्स आते हैं, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, मेरा मकसद होता है कि इंसान को नोट्स की आवश्यकता ना पड़े। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वही अगर वो नोट डाउन कर ले तो उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। अगर आपने वो का वही नोट डाउन कर लिया होगा, जो मेरा लास्ट ये आज वीडियो है जूलॉजी के ऊपर, ठीक है, बॉटनी में ज़रूर है मेरे पास में, तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि ध्यानपूर्वक अगर आप वही चीज़ को शॉर्ट में लिखता जाए, क्योंकि मैं लिखता हूँ उसमें समय भी जाता है, मैं साइड में होता हूँ ताकि आप देख भी लीजिए, ठीक है। हर चीज़ का आपके पास में सुविधा है यहाँ पे। कोई बात मैंने बोल दी, रिवाइंड कर लीजिए, कोई ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। तो वो भी चीज़ आपको दिमाग में रखना है। हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व होता है, हर चीज़ का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। उसी इम्पोर्टेंस को बरकरार रखिए और मेरे साथ बने रहिए। जल्द ही मैं आपसे रूबरू भी होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।